हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट और सेंसिएबल हीट पर, मतलब ज्यादा बर्फ किस प्रकार से पिघलता है वाटर में और कितने हीट वो लेगा पिघलने के लिए, और या वाटर हमारा जो जल है वो गैस में बदलने के लिए कितना हीट दिया जाएगा, या गैस को फिर से हम ठंडा करके पानी बनाने के लिए कितना हीट हम उसमें से निकाले जाएंगे। तो ऐसे को समझने के लिए सिंपल से हम लोग हीट जानते हैं। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यह क्या करता है? एक तरीके का प्रवाहित होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसमिट फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू द लोअर बॉडी टेम्परेचर। हालांकि हमारा ये पूरा वीडियो हिंदी में है, इस वजह से डेफिनेशन भी हीट का हिंदी में ही सुन लेंगे कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो जो हॉट बॉडी यानी कि गर्म बॉडी वाले ताप से और उससे कम वाले बॉडी की तरफ, ताप वाले की तरफ प्रवाहित होता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ किस फोर्स के द्वारा प्रवाहित होता है? जाहिर सी बात है, टेम्परेचर फोर डिफरेंस वाला फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक ऐसा फोर्स लगता है। उसी फोर्स की वजह से यह प्रवाहित होता है हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि आप जानते हैं इसी प्रकार से हमारा फ्लूइड भी यानी कि द्रव भी प्रेशर डिफरेंस के कारण प्रभावित होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए जो फ्लो ग्रेडियंट लगता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वाटर के फ्लोरेशन के लिए, फ्लो होने के लिए आपका प्रेशर डिफरेंस का पोटेंशियल लगता है। सिमिलरली हीट को फ्लो होने के लिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवाहित होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट एक कार्य करता है। हम लोग का जो कार्य है, सपोज कि हीट की बात करते हैं। हीट आपका एक ऐसा है, जब किसी पदार्थ में हम लोग हीट दिया जाता है, उसमें दो कार्य होते हैं। जो फर्स्ट कार्य होता है इसका फर्स्ट, और ये आपका होता है सेकंड। आप एकदम समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट जो कार्य होता है और सेकंड, मतलब पहला कार्य और दूसरा कार्य। एक, जब हम हीट दे उसकी अवस्था परिवर्तन न हो, या ऐसे कह दीजिए, पहले वाले पार्ट में यदि हम किसी भी पदार्थ को हीट दे और उसका टेम्परेचर बढ़े, या हम लोग वहां से हीट निकाला जाए तो उसका टेम्परेचर घटे, पहला बात हुआ। दूसरा बात, यदि हम किसी पदार्थ को हीट दे उसका टेम्परेचर बढ़े ही ना, ऐसा पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि यदि हम किसी बॉडी को हीट दे और उस बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े? आप सोचिए थोड़ा, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हम हीट दे और बॉडी का टेम्परेचर यानी पदार्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, और ये तब होगा जब खुद उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए। अवस्था परिवर्तन का एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारे इस चैनल में आप देख लेंगे अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो जब अवस्था परिवर्तन होगा तो पदार्थ पर हीट दिए जाने पर वो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप नियत रहेगा। यदि अवस्था नहीं परिवर्तन होगा और हीट देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। सिमिलरली इसका उल्टा, यदि हम यदि अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है और हम हीट निकालते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। यदि अवस्था परिवर्तन हो रहा है और हम वहां से बॉडी का टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। सिंपल सा, फर्स्ट में हमने बताया ताप को या तो बढ़ा दे, यानी हिंदी में वीडियो है जी, पहला देखिए भाई, ताप को बढ़ाएंगे अथवा ताप को हम घटाएंगे, लेकिन अवस्था परिवर्तन न हो। मतलब अवस्था परिवर्तन न हो, ताप बढ़ता है या घटता है, लेकिन उस स्थिति में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ताप आपका कांस्टेंट रहता है। ऐसे लिख दें कि ताप आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ताप आपका नियत रहता है, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन ये तब रहता है जब उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाता है। अवस्था परिवर्तन होता है। जब अवस्था परिवर्तन होता है और किसी पदार्थ को यदि हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बर्फ को भी हम लोग एग्जांपल देंगे कि बर्फ को हम हीट, उष्मा दिया जाए और पिघले,
तो बर्फ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसी वीडियो में आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो पहले इसके बाद देखेंगे कि इसमें हीट कौन सा दिया जाता है। आप जानते हैं Q बराबर होता है m s डेल्टा T, और इसमें होता है जो आपका Q इज इक्वल टू m इंटू L। तो इस वाले को जो नॉर्मली हम लोग सेंसिएबल हीट के कैटेगरी में रखते हैं, क्या कैटेगरी में, सेंसिएबल, और इसको हम लोग रखते हैं लेटेंट हीट के कैटेगरी में, जिसको हम हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट। पहले इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। लेटेंट हीट के कैटेगरी में ओ, और सेंसिएबल हीट के कैटेगरी में ए वाला रखें। जब भी आपका सेंसिएबल हीट का नाम दिया जाएगा, ध्यान देंगे भाई, जब भी सेंसिएबल हीट का कैटेगरी का नाम दिया जाएगा, सिंपल सा आप यही समझेंगे, यदि हम उस पदार्थ को हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो उस बॉडी का टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। यदि वहां से निकालेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा जरूर। लेकिन जब भी हम लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे, यदि किसी पदार्थ को हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो पदार्थ का टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ अवस्था परिवर्तन करेगा, चाहे सॉलिड से द्रव में हो, चाहे द्रव से गैस में हो, चाहे सॉलिड से गैस में हो। इसका एनालिसिस हम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर वीडियो दे चुके हैं। चलिए, तो अब बताइए, इसमें हम लोग चाहे तो इसको और एनालिसिस कर सकते हैं, चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा T। अब देखिए Q क्या है, उष्मा है, उष्मा, तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट होता है, क्या होता है, जूल। तो जूल या कैलोरी, किलो कैलोरी, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग पहला कैलोरी कहते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा जूल 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 प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन, कुछ भी कर सकते हैं यदि हम लोग टेम्परेचर। लेकिन आप जानते हैं कि 1 कैलोरी, या ऐसे लिखेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या 4.2 जूल होता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहां पर ऐसे यदि लिख तो दिए हैं डायमेंशन के केस में, लेकिन यदि यहां पर एक्यूरेट लिखना होगा तो आप इसको तुरंत लिखेंगे 4.2 किलो जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तो ये सब यूनिट होता है, लेकिन इसको डिफिनीशन कैसे बताएंगे और इसको कहते क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होता है, कहेंगे इट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का, पहले हिंदी में देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश में बोल देंगे। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दिया गया उष्मा ही उसका विशिष्ट उष्मा कहलाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड द राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर यूनिट मास, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप। यदि हम लोग ऐसे बता दे m इज इक्वल टू 1 केजी हो, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जाहिर सी बात है S बराबर Q होगा। कहेंगे 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप या 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। लेकिन हमारे पास जो पदार्थ हैं की अवस्थाएं हैं, वो ठोस भी हैं, द्रव भी हैं और गैस भी हैं। तो ठोस, द्रव, गैस की विशिष्ट उष्माएं भी अलग अलग होता है, और ठोस की विशिष्ट उष्मा अधिक होगा कि द्रव का होगा या गैस का होगा। द्रव में आपका पानी यानी वाटर एक ऐसे द्रवित पदार्थ है जिसकी विशिष्ट उष्मा द्रव में सबसे अधिक होती है। कभी कभी ऑप्शन में पूछता है कि द्रव में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसका होता है, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा लेकिन उसमें वाटर रहेगा, तो आपका वाटर को सही करेंगे। वाटर की विशिष्ट उष्मा द्रव में सभी से अधिक होता है। चलिए अब गैस की बात करते हैं। हाइड्रोजन का विशिष्ट उष्मा गैसों में तथा सभी भी पदार्थों में, मतलब सॉलिड और द्रव सभी में, हाइड्रोजन की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होता है।
अब आप समझ लेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में यदि हम बात करेंगे तो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक, उससे कम द्रव की विशिष्ट ऊष्मा और सबसे कम ठोस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। यदि ऑप्शन में कभी बड़ा छोटा का साइन लगाने के लिए आता है तो द्रव का विशिष्ट ऊष्मा, गैस का सबसे अधिक, और फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस। तो द्रव में हमने बताया सबसे अधिक किसका, वाटर का, पानी का, जिसको जल बोलते हैं, और गैस में हाइड्रोजन। तो ऐसे भी ओवरऑल भी देखेंगे तो पदार्थ में गैस का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। तो नॉर्मली जो जल का विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 होता है, तो 1 का यूनिट ए भी हो सकता है ओवरऑल। तो हम लोग ये बता सकते हैं, बता दिए कि अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, ताप बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई कभी भी कुछ बोला जाए कि भाई एक वाटर है, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दी, बताइए कौन सा हीट दिए, बताएंगे सेंसिएबल हीट दिए। कौन सा हीट दिए, सेंसिएबल, क्योंकि उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिए, कौन सा दिए, कहेंगे सेंसिएबल दिए। 90 डिग्री दिए, कौन सा दिए, सेंसिएबल। 100 डिग्री दिए, कौन सा दिए, सेंसिएबल। लेकिन जैसे ही वो गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट कर देगा और उस समय उसका टेम्परेचर नियत हो जाएगा और वो अवस्था परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कभी कंटेनर में वाटर को गर्म करिए तो बॉयल करने लगता है और भाप निकलने लगता है। तो जाहिर सी बात है, बॉयल जिस समय बॉयल के जस्ट पहले तक आप हीट देते हैं वही आपका सेंसिएबल हीट है। मतलब बॉइलिंग के जस्ट बिफोर तक जो आप हीट देते हैं दैट इज द सेंसिएबल हीट होता है, और उसके बाद वो अवस्था परिवर्तन होता है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं एक गुप्त ऊष्मा वाला मैटर में, इसमें आते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद दोनों को एक फिगर के थ्रू हम समझाएंगे, ग्राफ के द्वारा बहुत ही सटीक देखेंगे ग्राफ हमारा। सिंपल सा अवस्था परिवर्तन आपका होता है, हमने बताया सपोज एक कहते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दिया गया आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इट इज अमाउंट टू हीट रिक्वायर्ड द टेम्परेचर टू द फेज चेंज। फेज चेंज के दौरान किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। ध्यान देंगे, लेटेंट हीट मतलब फेज चेंज, ये दो प्रकार का होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा, और लेटेंट वेपराइजेशन, इवापोरेशन का मतलब होता है गैस में परिवर्तन होना। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, और गलन की गुप्त ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन, गलना। तो जाहिर सी बात है, गलना तो एक ठोस पदार्थ पिघलता है, तो सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं बर्फ का। तो देखे होंगे आपको एक क्वेश्चन कभी कोई पूछता भी रहा होगा पहले कि क्या कारण है कि भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक होता है एज कंपेरिजन टू पानी से। यही ना बोलते हैं कि पानी की अपेक्षा भाप में से ज्यादा जलना कष्टदायक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सुने भी होंगे, इसका रीजन भी आपको इसी में मिल जाएगा, और ये रीजन एकदम जेन्युइन मिलेगा, मतलब एकदम परफेक्ट होगा। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड आपका कंक्लूजन आप नहीं पाएंगे। तो सिंपल से यदि हम लोग देखेंगे, पहले हम गलन की गुप्त ऊष्मा देखा जाए। हमने बताया दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अच्छा, गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो मेल्टिंग में देखते हैं, अब देखिए आइस को पिघलाया जाता है, जाहिर सी बात है आइस को कब पिघलेगा, जब हम उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब वो अवस्था परिवर्तन हो जाए, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को हम कितना उष्मा दे दें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बदल जाए। ध्यान देंगे ऐसा पॉसिबल होता है, हम ग्राफ में भी दिखाएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए बर्फ को दी गई आवश्यक उष्मा ही उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। चलिए, अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से हम जितनी उष्मा निकाल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में कन्वर्ट कर देंगे, वही उसकी गुप्त उष्मा हो जाएगी, गलन की गुप्त उष्मा, या फिर सॉलिडिफिकेशन की गुप्त उष्मा, मतलब जमने की गुप्त उष्मा। इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं।
निकालना या उसमें से भेजना हीट को। तो कितना हीट दिया जाएगा, ये माना जाता है कि 80। अब 80 क्या, क्योंकि आप जानते हैं L बराबर क्या होता है, Q अपान M, कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम हम लोग उष्मा यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को दे दिया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को, आइस को यदि हम 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दे दिया जाए, उष्मा दे दिया जाए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदल जाता है। ऐसे जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को पानी में से 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम उष्मा को निकाल लिया जाए तो वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बदल जाएगा। तो यह 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम क्या है, उसका गुप्त उष्मा है, गलाने के लिए गुप्त उष्मा है। इसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग बोल सकते हैं, गलन की गुप्त उष्मा, पिघलने की गुप्त उष्मा। चलिए दूसरा देखते हैं भाई। अब आते हैं पानी की बात, हालांकि इसी को फिगर के थ्रू समझा देंगे, वही हम लोग इंड कर देंगे। पानी के लिए देखते हैं, जब भी हम वाटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, देते हैं, एक बॉयल होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर भी देखे थे, जब बॉयल हो जाता है तो उस समय उसका टेम्परेचर नियत हो जाता है। अब बॉयल कितने टेम्परेचर पर होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर, आप हमारे ही वीडियो पिछले वाले में जाके देख लीजिएगा। तो ज्यादा यदि टेम्परेचर पर बॉयल करेगा तो जल्दी पिघलेगा, दाल गलेगा, या कोई भी सामान आप कुकर में जलाते हैं तो ज्यादा प्रेशर पर वो क्या करता है, बॉयल करता है, ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करता है, और वो कम टेम्परेचर पर अकॉर्डिंग टू प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये हमारा फेज चेंज हो रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, पानी से भाप में बन जा रहा है, पानी से भाप में बन जा रहा है। और भाप की गुप्त उष्मा 539 होता है, अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 540 अप्रॉक्सीमेट एज्यूम करते हैं कि वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा 539 अप्रॉक्स 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अब कहेंगे यदि हम जल को वाष्प में बदलने के लिए, पूर्ण रूप से वाष्प में बदलने के लिए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को, यदि नॉर्मल प्रेशर की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए उसको दी गई आवश्यक उष्मा की मात्रा ही गुप्त उष्मा है। लेकिन कितना दिया जाएगा कि पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाएगा, कहेंगे 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। यदि हम लोग उतना उष्मा दिया जाए तो भाप में बदल जाएगा, अथवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप को यदि उसको पानी में कन्वर्ट करना है तो 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम उष्मा हम लोग उसमें से लेंगे और वह भाप से पानी में बदल जाएगा। तो यह 540 जो होता है वो आपकी गुप्त उष्मा है। किसके लिए है, भाप के लिए। अब बताइए किसकी गुप्त उष्मा ज्यादा होता है, कहेंगे भाप का। यही कारण है कि भाप से यानी कि गैस से जलना एज कंपेरिजन टू वाटर से जलने की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा 540 जबकि पानी की गुप्त उष्मा अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे तो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। हम लोग इसको यदि देखना चाहेंगे तो एक ग्राफ के तौर पर देखेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम यानी गैस, किस प्रकार से हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वीडियो को थोड़ा सा और भी देख लेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो फिगर यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये आपका वाई एक्सिस को टेम्परेचर और एक्स एक्सिस को हीट प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जो ए पॉइंट है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस रखा गया है, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को हम लोग थोड़ा बहुत हीट देते हैं तो उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ेगा तो आइस ही रहेगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, जैसे सपोज कि ए पॉइंट को हम लिखेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, फिर बी पॉइंट क्या है, हम लोग हीट देंगे, कौन सा हीट, सेंसिएबल हीट देंगे, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ताप बढ़ेगा या घटेगा। हीट देंगे तो ताप बढ़ेगा, हीट वहां से निकालेंगे तो ताप घटेगा,
अवस्था परिवर्तन नहीं रहेगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आईसी रहेगा। यानी यहाँ पर बर्फ हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो बर्फ भी रहेगा, यहाँ पर भी बर्फ ही रहेगा, बी पॉइंट पर ही बर्फ रहेगा। अब हम बर्फ को पिघलना चाहते हैं तो कहां पर चले गए, सी पॉइंट पर चले गए, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जाएगा, पानी बनेगा यानी जल बनेगा, इसको हम जल लिख देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गया, उस दौरान हमारा फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर नियत रहता है। देखेंगे ये टेम्परेचर आपका बी और सी दोनों पर ताप समान है, यानी इन दोनों पर जो ताप है वो क्या है, समान है। अब क्या करते हैं, हमारा जल बन गया, जल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब बताइए डी पॉइंट पर हम जाते हैं, यहां पर डी पॉइंट पर चले गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हम जल में कन्वर्ट कर दिए, मतलब जल में क्या है, कन्वर्ट, जल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का और इतना ताप देते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में ही कन्वर्जन हो रहा है। उस दौरान किसी प्रकार का कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है यह एक प्रकार का सेंसिबल हीट दिया गया होगा। और सिमिलरली हम ई पॉइंट पर आएंगे तो ई पॉइंट पर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप बन जाएगा, जिसको हम स्टीम बोलेंगे या गैस भी बोल देंगे, वाष्प बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये दोनों ही आपस में परिवर्तन हो रहा है। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डी और ई पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर टी हम लोग कांस्टेंट है, यहाँ इसके लिए टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद हमारा भाप को और भाप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एफ पर जाते हैं, एफ पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड, मतलब 100 से ऊपर 150, 250, 450, जितना टेम्परेचर जाना चाहेंगे उतना चले जाएंगे, सिर्फ वो गैस रहेगा, वह किसी प्रकार का कोई फेज चेंज नहीं होगा। इस वजह से आगे वाला जो रीजन होगा उसको हम सुपर हीटेड रीजन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देख लिए होंगे, एकदम अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करके आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट क्या होता है और किस प्रकार से उसकी फेजेस चेंज होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, नहीं चेंज होगा तो क्या होगा। ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में है। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे इस डायरेक्शन विजन चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मन में आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। साइंस के और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो आपके मन में जनरेट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।